सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2021 के ABC सेट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 30, भारत व अमेरिका के मध्य मतभेद के कोई 5 मुद्दों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत तथा अमेरिका के मध्य मतभेद और कटुता के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। मतभेद 1, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत और अमेरिका दोनों ही उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का घोर विरोध करते थे, परंतु अमेरिका के संपूर्ण राजनीति और हित ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और हॉलैंड जैसे साम्राज्यवादी देशों के साथ जुड़े होने के कारण अमेरिकी नेताओं ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की निंदा और विरोध न करके प्रायः मौन धारण कर लिया। मतभेद 2, चीन की साम्यवादी क्रांति और भारत द्वारा मान्यता। सन 1949 में साम्यवादी चीन का प्रादुर्भाव हो गया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर सन 1949 को मान्यता प्रदान कर दी। भारत का यह कार्य अमेरिका को पसंद नहीं आया। मतभेद 3, हिंद चीन की समस्या। हिंद चीन की समस्या से भी भारत और अमेरिका दोनों देशों में कटुता उत्पन्न हुई। प्रारंभ में फ्रांस की सरकार ने हिंद चीन की समस्या को अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए अमेरिका से सैनिक सहायता मांगी। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रभाव से इस क्षेत्र को बचाने की दृष्टि से फ्रांस को सहायता प्रदान कर दी। भारत ने इसका घोर विरोध किया। हिंद चीन की समस्या को अमेरिका सैनिक शक्ति का प्रयोग करके सुलझाना चाहता था, जबकि भारत इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के पक्ष में था। मतभेद 4, कश्मीर का प्रश्न। यद्यपि प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ से स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि कश्मीर का भारत में विलय पूर्णतया विधिवत है, परंतु पाकिस्तान द्वारा सन 1947 में कश्मीर पर किए गए आक्रमण के पश्चात भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध न्याय के उद्देश्य से इसे 31 दिसंबर सन 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ले गया, तो अमेरिका ने भारत का विरोध करते हुए पाकिस्तान का पक्ष लिया। अमेरिका की इस भूमिका के कारण ही भारतीय जनमत अमेरिका के विरुद्ध हो गया। मतभेद 5, सैनिक संगठन। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सैनिक संधियों, सैनिक संगठनों और समझौतों को अनिवार्य समझता था, जबकि भारत सरकार ने नाटो, सीटो और सेंटो जैसे सैनिक संगठनों का घोर विरोध किया है। इस प्रकार सैनिक संगठन भी भारत और अमेरिका के मध्य मतभेद का कारण रहा है। अथवा प्रश्न, ढांचागत आर्थिक क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व की 5 बिंदुओं में स्पष्ट व्याख्या कीजिए। उत्तर, ढांचागत आर्थिक शक्ति में अमेरिकी वर्चस्व के कारण इस प्रकार है। पहला, दुनिया के प्रत्येक हिस्से में अमेरिकी वैश्विक अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी मौजूद है। दूसरा, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% हिस्सेदारी है। तीसरा, विश्व के 3 अग्रणी कंपनियों में से एक अमेरिका कंपनी है। चौथा, विश्व के आर्थिक संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन में अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पांचवा, अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA की अकादमिक डिग्री है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वहार्टन स्कूल विश्व का पहला बिजनेस स्कूल सन 1881 में स्थापना की गई। छठवां, इंटरनेट पर अमेरिकी वर्चस्व। सातवां, विश्वव्यापी सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न क्रमांक 31, मूलवासी का क्या अभिप्राय है? मूलवासी के अधिकारों के लिए संघर्ष का वर्णन कीजिए। कोई 4। उत्तर, मूलवासी का अर्थ। सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूलवासी को पहली बार परिभाषित किया। मूलवासी ऐसे लोगों के वंशज है जो किसी देश में काफ़ी लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, फिर भी दूसरी संस्कृति के लोग उस देश में आए और इन लोगों को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में ये लोग जंगलों या पहाड़ी क्षेत्रों में जाके बस गए। आज भी ये लोग बाद में आने वाली संस्कृति तथा वर्तमान संस्थाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करने की बजाय अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों तथा अपनी विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। जंगलों या पर्वतीय क्षेत्रों में धकेले गए इन मूलवासियों ने अपनी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज को बनाए रखा। मुख्य जनसंख्या से अलग रहने के कारण ये लोग आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से अछूते रहे और तौर तरीकों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे। इसलिए समय समय पर मूलवासी अपने कुछ अधिकारों की मांग रखते हैं। पहला, मूलवासियों को अपनी पृथक पहचान रखने वाले समुदाय के रूप में जाना जाए। दूसरा, देश के विकास में होने वाले लाभ में मूलवासियों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तीसरा, विश्व में मूलवासियों को बराबर का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। चौथा, मूलवासियों के आर्थिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो। अथवा प्रश्न, पर्यावरण का अर्थ लिखिए। पर्यावरण की सुरक्षा के भारतीय प्रयासों का वर्णन कीजिए। कोई 4। उत्तर, पर्यावरण शाब्दिक रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढके हुए। इस प्रकार
पर्यावरण से तात्पर्य उस सबसे है जो किसी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु को चारों ओर से ढके हुए है। पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए भारतीय प्रयास इस प्रकार है। पहला, संविधान द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता। सन 1976 में केंद्र सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन संसद से स्वीकृत कराकर राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास स्वीकृत किया। इसके अंतर्गत वन, झीलों, नदियों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना सुनिश्चित किया गया। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून का निर्माण। इसके अंतर्गत पहला, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1947। दूसरा, वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972। तीसरा, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम सन 1981। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम सन 1986। पाँचवा, नया मोटर वाहन प्रदूषण अधिनियम 1989 पारित कर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया। तीसरा, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय का गठन। केंद्र तथा राज्यों ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी सरकारों में एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की है। इस मंत्रालय का कार्य पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु आवश्यक योजनाएं तैयार कर उनको क्रियान्वित कराना तथा पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए कारगर नीति बनाना है। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा हेतु योजनाएं। केंद्र तथा राज्य स्तर पर पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु कई योजनाएं तैयार की गई हैं। पहला, भारतीय वन्य जीवन संस्थान। दूसरा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तीसरा, भारतीय वानिकी संस्थान तथा शिक्षा परिषद। चौथा, भारतीय वनस्पति तथा जंतु सर्वेक्षण संस्थान। पाँचवा, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था। पाँचवा, राष्ट्रीय पर्यावरण निवारण समिति। पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण निवारण समिति की स्थापना की गई। प्रश्न क्रमांक 32, संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 6 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक उसने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। उसकी कुछ उपलब्धियों का वर्णन यहाँ पर इस प्रकार है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक लगभग 35 शांति स्थापक सेनाओं एवं पर्यवेक्षक दलों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर शांति स्थापित की है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने विगत वर्षों के कार्यकाल में 175 से अधिक मामलों में शांति स्थापित की है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक 45 से भी अधिक देशों में लोकतंत्र को स्थापित किया है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक राजनीतिक, असैनिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध 80 से अधिक मामलों में मध्यस्थता कर मामलों का शांतिपूर्ण समाधान कराया है। पाँचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक लगभग 100 देशों के परमाणु संस्थानों का निरीक्षण कर परमाणु कार्यक्रमों को असैनिक एवं शांतिपरक उद्देश्यों की ओर उन्मुख किया है। छठवां, 24 दिसंबर 1960 को महासभा ने प्रस्ताव द्वारा उपनिवेशवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर ही विश्व लोकमत निरंतर साम्राज्यवाद का विरोध करता रहा है। सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों के बीच में सहयोग का वातावरण तैयार किया है। इस क्षेत्र में रियो दे जनेरियो में आयोजित सन 1992 का पृथ्वी सम्मेलन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक लगभग 80 राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाई है तथा उन्हें संघ का सदस्य बनाया है। अथवा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 6 विफलताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के कारण इस प्रकार है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता का मुख्य कारण राष्ट्रों की प्रभुसत्ता को सर्वोपरि मानना है। संघ के निर्णय केवल सुझाव के रूप में होते हैं। सदस्य राष्ट्रों को छूट है कि वे उन्हें स्वीकारे या ठुकरा दे। महासचिव की शक्तियों का भी समुचित रूप से निश्चय नहीं हो पाया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ में आत्मरक्षा एवं आक्रमण के बीच भेद स्पष्ट नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आक्रमण का तात्पर्य शक्ति का अवैधानिक प्रयोग है, परंतु शक्ति का अवैधानिक प्रयोग क्या है, यह प्रश्न अनुत्तरित एवं विवादास्पद बना हुआ है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सैद्धांतिक विरोधाभास है। एक ओर राज्यों के समान अधिकार एवं समान प्रभुसत्ता की बात कही गई है, दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ में राज्यों की संप्रभु असमानता का भी उल्लेख है। जैसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की स्थिति निर्विवाद रूप से विशेषाधिकार संपन्न है। चौथा, घरेलू क्षेत्राधिकार की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि घरेलू क्षेत्र का निश्चय कौन करेगा। इस संबंध में महासभा के निर्णय प्रायः गुटबंदी के आधार पर होते हैं। पाँचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वाद विवाद एवं निर्णय अधिकांशतः पक्षपातपूर्ण एवं महाशक्तियों के हितों व निर्णयों से प्रभावित रहे हैं। अधिकांश समस्याएं शक्ति की राजनीति द्वारा निश्चित होती है। छठवां, संघ निषेधाधिकार के दुरुपयोग का मंच बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 33, गठबंधन सरकार से लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। उत्तर,
गठबंधन सरकार के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, संघवाद को बढ़ावा। भारत राज्यों का संघ है। गठबंधन सरकार बनने से संघवाद मजबूत होता है, क्योंकि राज्यों के दलों और राज्यों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। दूसरा, सामूहिक निर्णय। गठबंधन सरकार की स्थापना से छोटे बड़े सभी दलों के द्वारा मिलकर विभिन्न मामलों में निर्णय लिए जाते हैं, जिससे सही निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, क्षेत्रीय विकास। कोई गठबंधन बनने से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव दिखाई देता है। इस कारण क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे क्षेत्र का विकास होता है। चौथा, पुनः निर्वाचन से मुक्ति। गठबंधन सरकार उस स्थिति में बनती है जब किसी भी दल को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है। अगर गठबंधन सरकार नहीं बनेंगे तो पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे। बार बार चुनाव से होने वाले आर्थिक हानि व प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है। गठबंधन सरकार के गठन से पुनः निर्वाचन से बच जाते हैं। गठबंधन सरकार से प्रमुख हानियाँ इस प्रकार हैं। पहला, प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर बनी रहती है, क्योंकि उसे डर रहता है कि ज़्यादा सख्त रहने पर कहीं समर्थन वापस न ले लिया जाए। दूसरा, निर्णय में देरी। किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय निर्माण की स्थिति में देरी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग दलों में मतभेद होता है। तीसरा, दल बदल को प्रोत्साहन। गठबंधन सरकार के बनने से छोटे छोटे दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को बनाने के लिए आजकल मूलभाव किया जाता है, जिससे प्रभावित होकर लोग अपना दल बदल लेते हैं या गठबंधन बदल लेते हैं। चौथा, भ्रष्टाचार में वृद्धि। सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार का गठबंधन किया जाता है तथा आपसी सामंजस्य भी नहीं रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी गठबंधन बचाना पड़ता है। इस कारण वो सदस्यों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार में वृद्धि होने का कारण गठबंधन सरकार की कमजोर स्थिति ही है। अथवा प्रश्न, गठबंधन सरकार के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए एवं गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में वृद्धि के 3 कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गठबंधन का अर्थ। मिलीजुली सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एक हो जाते हैं। इस तरह मिलीजुली या गठबंधन सरकार से आशय वह सरकार जिसमें एक या एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सत्ता प्राप्त करते हैं वह उसका संचालन करते हैं। गठबंधन सरकार के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, एक से अधिक भागीदार। गठबंधन सरकार में कम से कम 2 भागीदार होते हैं। भागीदारों की संख्या अधिक भी हो सकती है। दूसरा, समझौते के आधार पर गठन। गठबंधन सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। इनका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है जिस पर इनको कार्य करना होता है। तीसरा, परिवर्तनशील प्रकृति। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध है। समय के साथ गठबंधन की विचारधारा व गठबंधन के घटक बदलते रहते हैं। 1989 में जनता दल कांग्रेस को अपना विरोधी मानता था। आज वही जनता दल भाजपा को अपना विरोधी मानता है। गठबंधन सरकारों के गठन से क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ गई है। इनकी भूमिका में वृद्धि के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय दलों की कमजोर स्थिति। राष्ट्रीय दलों की स्थिति आज उस स्थिति में नहीं है कि पूरे देश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। बड़ी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन होने के कारण उस दल के प्रमुख नेताओं ने छोटे दल का गठन कर लिया है, जिससे राष्ट्रीय दल कमजोर हो गया है व क्षेत्रीय दलों की स्थिति मजबूत हो गई है। दूसरा, राष्ट्रीय छवि के नेताओं का अभाव। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे राष्ट्रीय छवि के नेता थे, जिनका प्रभाव देश के सभी भागों में था। आज वह प्रभाव या व्यक्तित्व किसी नेता में नहीं है, जिसको उत्तर में पसंद करते हो और दक्षिण में भी। इस कारण क्षेत्रीय नेता अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं। तीसरा, अवसरवादी राजनीति का प्रभाव। आजकल राजनीतिक दलों व राजनीतिज्ञों के लिए विचारधारा का कोई महत्व नहीं है, जैसा प्रारंभिक वर्षों में हमें दिखाई देता था। अपने स्वार्थ व सत्ता लोलुपता में किसी भी प्रकार का गठबंधन कर रहे हैं। चौथा, सत्ता का सुख। प्रारंभिक वर्षों के नेता राजनीति में सेवा के लिए आते थे। उनमें और आम आदमी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था, जबकि आजकल के नेताओं का उद्देश्य सत्ता को किसी भी प्रकार से प्राप्त करना ही रह गया है। राजनीतिक सुख के लिए अपने क्षेत्रीय दलों का गठन किया गया, जिससे उस नेता का अपना अलग महत्व हो जाए, जो महत्व राष्ट्रीय पार्टी में रहते हुए उसे नहीं मिलता था। प्रश्न क्रमांक 34, भारत की विदेश नीति के 6 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारत की विदेश नीति का आरंभ सितंबर सन 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात हुआ। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत या विशेषताएं आज भी यथावत है। भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत या विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। दूसरा, विश्व शांति में विश्वास। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों का समर्थन। चौथा, रंगभेद का विरोध।
पाँचवा, बिना शर्त विदेशी सहायता की प्राप्ति। छठवां, गुट निरपेक्षता की नीति। सातवां, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन। आठवां, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का समर्थन। नौवां, शस्त्रीकरण का विरोध तथा निःशस्त्रीकरण का समर्थन। 10वां, साधनों की पवित्रता। 11वां, पंचशील का सिद्धांत। अथवा प्रश्न, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के 6 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारत द्वारा गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की नीति को अपनाए जाने के कारण इस प्रकार हैं। पहला, शीत युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हुए। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्यता और मतभेदों की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु बागबानों और आरोपों की वर्षा करने लगे। यह कहना उचित होगा कि बारूद के गोलों व गोलियों से लड़े जाने वाले सैनिक संघर्ष के न होते हुए भी कागज के गोलों और अखबारों से लड़े जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का संग्राम छिड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। शीत युद्ध के इस वातावरण में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय लिया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाने लगा। दूसरा, विश्व शांति की इच्छा। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय संसार 2 गुटों में बटा हुआ था। उस समय दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक तथा रूसी ब्लॉक में बहुत तनाव था और उनमें शीत युद्ध अथवा आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। भारत इस तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता था, अपितु यह चाहता था कि दोनों में मित्रता का वातावरण बने रहे। 3 अक्टूबर सन 1960 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, शांति के बिना हमारे सारे स्वप्न मिट्टी में मिल जाते हैं। अतः हमें संसार से युद्ध को और युद्ध के खतरों को और युद्ध के कारण को मिटाना होगा। बहुत पहले भारत के एक महान पुत्र महात्मा गांधी ने कहा था, सच्ची विजय वही है जिसमें सब समान रूप से विजयी हो और किसी की भी पराजय न हो। आज के जगत में यही क्रियात्मक विजय है। तीसरा, सैनिक गुटों से पृथक रहना। सन 1945 के पश्चात ही संसार में 2 गुटों का उदय हो चुका था और सन 1945 से 50 की कालावधि में एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और संभलने के लिए समय चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि इन्हें अपनी समस्याएं सुलझाने का अवसर ही नहीं मिल पाता और ये सदैव के लिए दबकर रह जाते। चौथा, मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। नवोदित राष्ट्रों के गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी। उन्होंने महसूस किया कि वे गुट निरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके और जब भी किसी विशिष्ट प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में उन्हें अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्रवाई करनी पड़ जाए, वहीं वे नीति और कार्रवाई की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से और दृढ़तापूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं। पांचवा, भौगोलिक स्थिति। भारत की विदेश नीति संसार में उनकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से निर्धारित होती है। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से तथा अन्य दृष्टिकोण से भारत की अनोखी स्थिति है। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है, यह दक्षिण एशिया से संबंधित है, यह पश्चिम एशिया से संबंधित है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देखें, परंतु भारत इन सबके बीच में स्थित है। भारत एशिया के चित्र के बीच में स्थित है। सारे अंतर्राष्ट्रीय मार्ग या इन देशों में जाने वाले मार्ग भारत से होकर गुजरते हैं। जब आप व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से सोचें या प्रतिरक्षा की दृष्टि से सोचें तो भारत दक्षिण पूर्वी और पश्चिम एशिया का केंद्र बन जाता है। भूगोल ने भारत को यह स्थिति प्रदान की है। इस कारण तथा अन्य तत्वों के कारण इतिहास यह सिद्ध करता है कि भारत ने अन्य देशों को प्रभावित किया है और अन्य देशों ने भारत को प्रभावित किया है। छठवां, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुट निरपेक्षता की नीति विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के उपग्रह मात्र की स्थिति में नहीं है और ना दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।